Hello, my dear students. You're most welcome in online classes run by Gardenia Public School. I'm your physical education teacher, Sanjay Pandey. Let's start the new topic, Modern Olympic Games. Pierre Baron de Coubertin is considered to be the father of modern Olympic Games. He was born in Paris on 1st of January 1862. He thought that national and international problems could easily be solved through Olympic Games. It was his dream to restart the Asian Olympic Games at world level. For this purpose, he called a meeting of various countries in 1893. After that, he called again a meeting of 13 countries in Paris in 1894. It was resolved that competition should be held every fourth year on the line of Greek Olympic Games, and every nation should be invited to participate. The meeting, known as International Olympic Game (IOC), in 1894 to observe the conduct of modern Olympic Games. The first modern Olympic Games were held in Athens, the capital of Greece, in 1896, and only 9 countries participated. In 1972, 122 countries participated in Olympic Games in West Germany. 3 Olympics could not be held due to the Two World War. स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के जो फादर, जो जनक कहे जाते हैं, उनका नाम है पियरे बैरन डी कबर्टिन. ये इनका जो जन्म है वो पेरिस में हुआ था 1 जनवरी 1862 में. और इनका सोचना था कि जो भी नेशनल इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से ओलंपिक गेम्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. सारी समस्याओं का समाधान ओलंपिक गेम्स के थ्रू हम कर सकते हैं. उनका ये सपना था कि किसी तरह से जो कि एशियन ओलंपिक गेम्स हैं उन्हें वर्ल्ड लेवल पर स्टार्ट किया जाए. और इसी के चलते उन्होंने एक मीटिंग बुलाई बहुत सी कंट्रीज़ की. उस कंट्रीज़ में उनमें सिर्फ 13 देशों ने हिस्सा लिया पेरिस में 1894 में. और इस प्रॉब्लम को मिस्टर कबार्टिन अपने इस सपने को साकार करने में सफल रहे इन 1894 में. साथ में उन्होंने ये भी देखा कि जो कंपटीशन है उसके नियम कैसे वो स्टार्ट होगा, किस तरह से स्टार्ट होगा, क्या उसकी रूपरेखा रहेगी, उस चीज़ को भी उन्होंने डिसाइड किया एक कमेटी बना करके. वो थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. ये इन्होंने 1894 में बनाई. वो सिर्फ इसलिए ताकि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को ऑब्जर्व किया जा सके और अच्छी तरह से उन्हें कंडक्ट कराया जा सके. और नियम ये रखा कि हर 4 साल में एक बार जो ग्रीक देश है उसकी लाइन पर ओलंपिक गेम्स स्टार्ट होंगे और सभी देशों को इसमें इनवाइट किया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा. सबसे पहला जो ओलंपिक गेम हुआ था वो 1896 में हुआ था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ
9 देशों ने हिस्सा लिया था। ये एथेंस में, ग्रीक की जो कैपिटल है एथेंस, उस एथेंस में ये कंपटीशन हुआ था। इसके बाद में 1972 में 122 कंट्रीज ने इस मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया। कहाँ पर? वेस्ट जर्मनी में। इस बीच में 3 ओलंपिक गेम नहीं हो पाए। उसका सबसे बड़ा रीज़न था 2 वर्ल्ड वॉर, जो वो 2 महायुद्ध हुए थे, उनके कारण 3 ओलंपिक गेम्स नहीं हो पाए थे। चलिए हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। The next topic is Olympic motto. Olympic motto comprises 3 Latin words, Cetus, Altus, and Fortis, which means faster, higher, and stronger. This motto was coined by Father Ding Dong in 1895. ओलंपिक गेम्स, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का एक मोटो बनाया गया। उसका लैटिन के 3 वर्ड्स, लैटिन भाषा के 3 शब्द लिए, सेटस, अल्टस एंड फोर्टस, जिसका मतलब था फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर, मतलब तेज, ऊंचा और मजबूत। इसे फादर डिंग डॉन ने 1895 में बनाया था। नेक्स्ट टॉपिक, ओलंपिक फ्लैग। Olympic flag was created in 1913 at the suggestion of Baron de Coubertin. Olympic flag is made of white scale and contained 5 interlocking rings or circle in 5 colors. Represent 5 continents of world, like blue for Europe, yellow for Asia, red for America, black for Africa, and green for Australia. The interlocking of rings symbolics comparison and friendship. Topic Olympic flag. Olympic flag 1913 में बैरन डी कबार्टिन ने सोचा कि एक ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का एक फ्लैग भी होना चाहिए। ये सोच कर उन्होंने 1913 में फ्लैग के लिए तैयारी की। उसमें उन्होंने वाइट सिल्क का कपड़ा, सफेद सिल्क के कपड़े पर 5 इंटरलॉकिंग, 5 सर्किल, 5 रिंग्स, जो कि आपस में एक दूसरे को टच करते थे, कट करते थे या लॉक करते थे एक दूसरे को, वो बनवाए। और वो 5 रिंग 5 रंगों को रिप्रेजेंट करते थे या दर्शाते थे। जैसे कि नीला यूरोप के लिए, पीला रंग एशिया के लिए, लाल रंग अमेरिका के लिए, काला रंग अफ्रीका के लिए और हरा रंग ऑस्ट्रेलिया के। ये जो इंटरलॉकिंग रिंग्स थे, ये विश्व की एकता और उनकी मित्रता का प्रमाण थे। आज भी हर ओलंपिक गेम्स में, हर एक मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में इस फ्लैग को होस्ट किया जाता है। क्लियर गाइस? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ओलंपिक फ्लेम। The Olympic flame is a symbol of knowledge, life, and happiness. This flame or torch is lightning or candle in Olympic village of Greek, and it is carried by runners to the place where the Olympic Games are going to be organized. In this process, it keeps burning.
ओलंपिक फ्लेम, जो कि एक जो टॉर्च थी, मशाल थी एक ओलंपिक की, उस मशाल का एक सिंबल था कि नॉलेज, लाइफ और हैप्पीनेस, मतलब ज्ञान, जीवन और खुशियां। ये टॉर्च, ये मशाल जब जलाई जाती थी तो ये ग्रीक विलेज, जहां से इसका उद्गम हुआ था, जहां से स्टार्ट हुआ था, उस जगह, मतलब ग्रीक एथेंस में, ओलंपिया विलेज में, जो कि ओलंपिया सिटी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो ओलंपिया सिटी थी, एथेंस में ओलंपिया सिटी थी, वहां पर ओलंपिक माउंटेन था। उस माउंटेन पर भी जब एशियन ओलंपिक गेम्स होते थे तब गॉड ज्यूस के सामने एक मशाल जलाई जाती थी उनके सम्मान में। तो उसी मशाल को कंटिन्यू करते हुए ये चीज शुरू की गई कि नॉलेज, मतलब ज्ञान, जीवन और खुशहाली के लिए इस टॉर्च को, इस मशाल को जलाया गया, जो कि ओलंपिक से ग्रीक से जलकर जलती थी, और सारे जितने देश इस ओलंपिक गेम में हिस्सा लेते थे उन देशों में ये घूमती थी। वहां के जो रनर्स थे, वहां के जो एथलीट थे, वो एथलीट इस मशाल को लेकर के घूमते थे, और इस पूरे रनिंग के दौरान जो मशाल थी वो जलती रहती थी, बुझती नहीं थी, ना ही उसे बुझने दिया जाता था। Now next topic is Olympic oath. The opening of Olympic Games, all athletes who assemble in the sports stadium for taking oath. The representative take oath on the behalf of all the athletes who raise their right arm and repeat the oath after him or her, that we swear we will take part in the Olympic Games in loyal competition, respecting the regulations which govern them and desire of participating in them in the true spirit of sportsmanship, for the honor of our country and for the glory of sports. ओलंपिक ओथ, हर मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में एक ओथ, एक शपथ ली जाती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था कि किस तरह से एशियन ओलंपिक गेम्स में, गेम से पहले लोग आकर के ऑडिटोरियम में इकट्ठा होते थे और ओथ लेते थे कि वो 10 महीने की ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद में ही गेम्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उसी फ्लो को थोड़ा सा मॉडिफाई करके नया लुक दिया गया। वो था कि जब भी ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग होगी, उसमें सारे के सारे एथलीट, सारे देशों के एथलीट स्पोर्ट स्टेडियम में आकर के, जो जिस ग्राउंड पर, जिस मैदान पर ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं या जिस ग्राउंड पे वो खेलने वाले हैं, उस ग्राउंड पर आकर के सब इकट्ठा होंगे और ओथ लेंगे। और उन सब देशों के एथलीट की तरफ से, जिस कंट्री में, जिस देश में कंपटीशन हो रहा है, उस देश का एथलीट आकर के अपने राइट आर्म को उठाकर ये ओथ लेता है और बाकी के सभी लोग उसे रिपीट करते हैं। वो ओथ होती है, we swear we will take part in Olympic Games in loyal competition and respecting the regulation which govern them and desire of participating in them in the true spirit of sportsmanship, for the honor of our country and for the glory of sports. कि हम शपथ लेते हैं कि हम इस ओलंपिक गेम में पूरे न्याय और नीति संगत साथ में
जो रूल्स बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उनको सम्मान से और निष्ठापूर्ण रूप से मानेंगे। साथ में जो कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, उस ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के थ्रू और स्पोर्ट्स की महत्ता को बनाए रखने के लिए हम इस ओलंपिक गेम में हिस्सा लेंगे और इसे खेलेंगे। The next topic is Olympic awards. The first, second, and third position hold are awarded with gold, silver, and bronze medal and a certificate. The next 5 positions hold are also awarded with certificate. The topic है ओलंपिक अवार्ड्स कि इन विजेताओं को ओलंपिक गेम्स में दिया क्या जाता है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि ओलंपिक गेम्स में अनाज, जानवर, खाने पीने की चीज़ों को दिया जाता था और साथ में ऑलिव ट्री का जो लीव्स थी उनका एक बना हुआ एक क्राउन वो विनर्स को पहनाते थे। लेकिन मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में इसको मॉडिफाई करने के बाद में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन के जो जीतने वाले लोग थे उनको गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते थे। साथ में एक सर्टिफिकेट जो कि गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता था कि इस प्लेयर ने इस गेम में पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी पोजीशन है वो पोजीशन हासिल की। साथ में जो उसके बाद के 5 पोजीशन होल्डर थे उनको भी सर्टिफिकेट दे करके सम्मान दिया जाता था। द नेक्स्ट टॉपिक इज ओपनिंग सेरेमनी। The opening ceremony of modern Olympic begin with the burning of the torch in the Olympic village, Greek. Then it is brought from there to the host city. All the sports person of each country conduct a march past with the Greek taking lead and players from other countries taking the rear. Cultural programs are organized with a lot of funfair. After that, the Olympic flag is hoisted and flame is lit by torch. The opening ceremony also involved the opening speech delivered by host country head of state. ओपनिंग सेरेमनी में जैसे कि एशियन ओलंपिक में गॉड ज्यूस के सामने मशाल जला करके और एक सूअर को काट करके उनके सामने ऑफर किया जाता था, उसी तरह से ये सब चीज़ें मॉडर्न ओलंपिक्स में नहीं हुई। लेकिन हाँ, कुछ चेंजेस किए गए कि एक ग्रीक ओलंपिक विलेज, ओलंपिक सिटी एथेंस से एक टॉर्च, एक मशाल जलाई जाएगी और वो उन सभी देशों में घुमाई जाएगी जिन देशों ने हिस्सा लिया है। इसका निर्णय पहले ही हो जाता था, एक इनविटेशन के थ्रू सारी कंट्रीज को इनविटेशन दिया जाता था और वो कंट्रीज अपने उन देशों से घुमाई जाती थी, पहले ही देते थे। जैसा कि मैंने आपको लोगों को बताया कि जो एक इनविटेशन कार्ड्स थे वो सारी कंट्रीज को पहले ही लगभग 3 से 4 महीने पहले ही कंट्रीज को भेज देते थे एक कंफर्मेशन के लिए कि क्या आप इस मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेंगे या नहीं। और वो देश अपना कंफर्मेशन लेटर भेज देता था कि हाँ, हम इस मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेंगे। इसकी पहले से ही तैयारी कर ली जाती थी। इसके बाद में जब मशाल को ओलंपिक सिटी से जलाया जाता था, वो सारे देशों के जो भी एथलीट होते थे वो उस मशाल को लेकर के पूरे देश में घुमाते थे और फिर जाकर के दूसरी कंट्री में उसको हैंडओवर कर देते थे। इसके बाद सारे के सारे
जिस दिन ओपनिंग सेरेमनी होती थी उस दिन सारे के सारे कंट्रीज के जितने भी एथलीट होते थे वो अपने अपने कंट्री का फ्लैग लेकर के मार्च पास करते हुए स्टेडियम में आते थे और एक जगह पर खड़े हो जाते थे। उसके बाद में जिस देश में ओलंपिक गेम हो रहे हैं उस देश का एथलीट ये शपथ लेता था कि किस तरह से वो लोग इस कंपटीशन को खेलेंगे। उसके बाद में रंगारंग कार्यक्रम, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे वो होते थे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में। उसके बाद ओलंपिक फ्लैग, उसके बाद में ओलंपिक फ्लैग जिस देश में जिस कंट्री में ओलंपिक्स हो रहे हैं उस देश का फ्लैग, ये दोनों होश फहराए जाते थे। साथ में जो टॉर्च, जो मशाल थी जो कि सारे कंट्रीज में जलती हुई, कंटिन्यूसली जलती हुई सारे देशों में घूमी थी, उस मशाल के थ्रू एक बड़ी सी टॉर्च को, एक बड़ी मशाल को जलाया जाता था। उसके बाद में जिस स्टेट में, मतलब जिस कंट्री के जिस स्टेट में स्टेडियम था उस स्टेट का जो हेड होता था, जो गवर्नर होता था उस स्टेट का, वो आकर के ओपनिंग स्पीच देता था। साथ में गेम को शुरू करने के लिए ये कहता था कि अब ओलंपिक गेम्स शुरू किए जाते हैं। क्लियर गाइस? नाउ नेक्स्ट, रूल्स फॉर कंपटीशन। A player can represent only one country at a time till the end of tournament. एक खिलाड़ी सिर्फ एक ही देश को रिप्रेजेंट कर सकता है पूरे के पूरे टूर्नामेंट में। शुरू से लेकर आखिरी तक वो सिर्फ एक ही कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। ये नहीं कि पहले हम आए थे इंग्लैंड की ओर से, फिर हम अमेरिका में चले गए और उसके बाद में इंडिया में आ गए, तो ऐसा कोई रूल नहीं था। द सेकेंड पॉइंट इज ओनली amateur and professionals can participate in the Olympic Games. जो शौकीन लोग हैं और जो प्रोफेशनली स्पोर्ट्स खेलने वाले हैं सिर्फ वो लोग ही इस ओलंपिक गेम में हिस्सा ले सकते हैं। Third point is each player must possess the nationality of a member country of the NOC which is participating in Olympic Games. हर एक प्लेयर को अपने देश की नागरिकता चाहिए थी खेलने के लिए। ये उसके डॉक्यूमेंट्स में नागरिकता का जो सर्टिफिकेट है वो लगाया जाता था। बिना उस सर्टिफिकेट के वो ओलंपिक गेम्स में हिस्सा नहीं ले सकता था। क्लियर है इतना आप लोगों को? द फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज देयर इज नो एज लिमिट एंड प्लेयर्स ऑफ बोथ सेक्स में कम्पीट। चौथा और सबसे बड़ा पॉइंट कि इस ओलंपिक गेम में एज की कोई लिमिट नहीं है और दोनों सेक्स के लोग, मतलब मेल और फीमेल, महिला और पुरुष, दोनों ही बिना किसी एज ग्रुप के, बिना किसी एज लिमिट के इस ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज closing ceremony. At the closing ceremony, everyone gathered in the Olympic Stadium in celebration. The IOC president invites all the players and spectators to meet again at the start of the next Olympic game. After that, the games are officially declared over
and Olympic anthem is played. क्लोजिंग सेरेमनी वाले दिन फिर से सभी लोग, जिस तरह से ओपनिंग सेरेमनी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ में, फन फेरीज के साथ में स्टार्टिंग हुआ था, उसी तरह से इसका जो ओलंपिक गेम का जो समापन होता है, मतलब लास्ट चरण होता है, उसमें भी सारे के सारे प्लेयर्स अपने अपने देश के झंडे को लेकर के उस स्टेडियम में आते हैं। आने के बाद में IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी के जो प्रेसिडेंट हैं वो सभी प्लेयर्स को और जो निर्णायक गण हैं उनको बुलाकर मिलते हैं और अगला ओलंपिक गेम कहाँ होना है इस चीज़ को वो ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद में जो ओलंपिक एंथम है, जो ओलंपिक का सॉन्ग है, उसे बजाया जाता है। सभी प्लेयर अपना राइट हैंड अपने चेस्ट पर रखते हैं, हार्ट पर, और रिस्पेक्ट से उसको फील करते हैं। इसके बाद में जिस ओलंपिक फ्लैग को और ओलंपिक जिस कंट्री में वो ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं उन दोनों के जो फ्लैग्स होते हैं वो धीरे 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 नीचे उतारे जाते हैं और फोल्ड करके उस देश के हेड को दिए जाते हैं जिस देश में ये कंपटीशन होने जा रहा होता है। अगले 4 साल बाद जो जिस देश में ये कंपटीशन होगा उस देश के हेड को इसको सौंप दिया जाता था। इसके बाद में जो मशाल जल रही होती थी बड़ी सी, उस मशाल को भी धीरे धीरे करके बुझा दिया जाता था। उस मशाल के बुझने का कारण यही था कि अब ओलंपिक गेम्स खत्म हो चुके हैं। सो गाइस, you clear all? Watch this video very carefully, and if you have any query related any topic, ask me. Okay, fine. We will meet in next video. See you guys.